लीला की आयु होगी यही कोई 17-18 साल की। आँख, नाक, रंग, स्वास्थ्य सब ठीक थे। घर का कामकाज, रसोई, सीना पिराना इत्यादि खूब जानती थी। पढ़ी थी हाई स्कूल तक। पिता रामधन की छोटी सी दुकान थी, गुजर हो जाती थी और थोड़ा सा बच जाता था। लीला रामधन की अकेली संतान थी। लीला की माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, परंतु रामधन को लीला के विवाह की चिंता अपनी पत्नी के स्वास्थ्य से कहीं अधिक थी। मैं अपनी भोली भाली स्वरूप बेटी को किसी बड़े घर में अच्छे वर के हाथ में दूंगा। रामधन के मन में धुन समाई रहती थी। बड़े घर का एक लड़का 6 महीने पहले मिला था। लड़के के बाप ने कहा, ऐसा लड़का आपको ढूंढे ना मिलेगा। लड़की भी तो गुणों का भंडार है। रामधन ने अपना अभिमान प्रकट किया था। सो तो ठीक है, मैंने उसे देख लिया है। लड़के ने उसका फोटो भी परख लिया है। मैं संबंध करने के लिए तैयार हूँ। जरा सी बात तय होने को रह गई है। जी? यही कि अपना मकान लड़के के नाम लिख दीजिए। आपके पुत्र नहीं है, उसी को पुत्र समझें। अंत में एक दिन उसी को मिलेगा ही। तो अभी इसकी क्या ज़रूरत? अभी तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी दुकान है। सब माया मोह है भाई जी। आप मकान में बने रहना। दामाद के मकान में? इसके बाद नहीं पटी और संबंध न हो सका। एक दूसरे मिले। उनकी तलब थी, भाई जी हमको मकान नहीं चाहिए, केवल 5,000 नकद, थोड़ा सा गहना और बारात का आगत स्वागत, बस। रामधन ने घिघिया कर प्रार्थना की थी, इतनी तो मेरी पूंजी भी नहीं है। मकान है, दुकान है, आपका नाम है भाई जी। मकान दुकान तो बेच नहीं सकता और नाम मेरा कोई खरीदने या गिरवी रखने से रहा। तब तो फिर बात खत्म हो गई। यह संबंध भी ना हो सका। एक और मिले। उन्होंने ना मकान का नाम लिया और ना रामधन के नाम का। लड़का इंटर में पढ़ता था। एमए तक की पढ़ाई का खर्चा रामधन उठावे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े से गहने कपड़े आप देंगे ही, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ मांगते हुए भी उसने कुछ नहीं मांगा। रामधन ने पूछा, पढ़ाई में कितना खर्चा पड़ेगा? यही कोई 100-125 रुपया महीना। इससे कम तो एमए की पढ़ाई पर लगता नहीं। रामधन के बस की बात ना थी। यह संबंध भी कच्चा पड़ गया। रामधन बहुत परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी को अपनी बीमारी और भी असह्य लगने लगी। लीला सब देखती थी, सब सुनती थी, परंतु कह कुछ नहीं रही थी। कह ही नहीं सकती थी। अपनी सखी सहेलियों से भी कुछ नहीं कहती थी। कभी किसी ने कुछ कहा भी तो दृढ़ता के साथ उत्तर देती, मेरे पिताजी जो कुछ करेंगे मेरे सिर माथे रहेगा। गरीब घर का कोई अच्छा वर मिल सकता है। तुम्हारे पिताजी बड़े घर के लड़के के लिए ललक रहे हैं। वह जाने, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम ना कहो, हम कह दें तुम्हारी माँ से? कभी नहीं, कदापि नहीं, एक शब्द भी ना कहना। ऐसा भोलापन भी क्या? तुम्हें क्या पड़ी है? यह लो, जलती रहो जन्म भर इसी तरह। लीला चुपचाप सुन लेती थी। घर आकर सब काम करती थी। अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा कभी कसर नहीं लगाती थी। उफ करना तो जानती ही ना थी। एक दिन रामधन ने निरखा की लीला कुछ पीली सी पड़ती जा रही है। उसकी माँ से कारण पूछा तो वह सिवाय कुल्हने काखने के और कोई उत्तर न दे सकी। मकान अच्छा खासा था, परंतु गृहस्थी साधारण थी। दुकान भी छोटी सी ही। अधेड़ अवस्था का था रामधन। शायद कभी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यदि लीला के विवाह के लिए मकान बेच दिया या घर गृहस्थी मिटा दी तो फिर क्या होगा? रामधन को भाग्य से एक ऐसा वर मिल गया जिसने न मकान चाहा, न गहना पत्ता और न पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई खर्चा। वर के पास कई मकान थे, जमीन थी,
लेन देन का कारोबार था और बैंक में रकम। केवल एक कसर थी, आयु उसकी लगभग 45 की थी। तो क्या हुआ? रामधन ने अपनी शंकाओं के साथ समझौता किया। इसकी पत्नी नहीं रही, दूसरा ब्याह कर रहा है। बहुत से करते हैं। रोगीला नहीं है, भरा भरा घर है, नौकर चाकर हैं, दबदबा है। लड़की बहुत सुख से रहेगी और कभी मुझे अटक पड़ी तो मेरी भी सहायता करता रहेगा। अरे ये नहीं, भगवान बचाए, मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, लीला सुखी रहे। रामधन ने संबंध पक्का कर लिया। विवाह का मुहूर्त शोध लिया गया। बारात आने को ही रामधन के घर में विवाह की तैयारी पूरी तत्परता के साथ होने लगी। पास पड़ोस के नर नारी सभी सहायता करने लगे। किसी किसी पड़ोसी के मन में उठता था, लीला बड़ी सीधी सादी फूल सी सुंदर लड़की है, परंतु भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। खैर, खाने पीने से कभी तंग न रहेगी। फिर कभी कहीं यह फूल कुचल न जाए। विवाह की तैयारी में जो काम रामधन के घर हो रहा था, उसमें लीला भी हाथ बटा रही थी, क्योंकि उसकी माँ कुछ कर नहीं पाती थी। सखी सहेलियाँ अकेले में कुछ हंसी की बात करती तो वह फीकी सी मुस्कान से उनका साथ देती, जैसे क्षितिज पर छाई संध्या की पीली बदली में हल्की बिजली की रेखा चमक कर विलीन हो गई हो। काम करते करते जब स्त्रियां गीत गा उठती, तब लीला सिर नीचा कर लेती। स्त्रियां समझती कि लजा रही है। जब चेहरे पर पसीना छा जाता, तब कहीं वह सिर उठाती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ऐसी लगती थीं जैसे मुरझाई घास पर ओस के कण हो। अरे, ऐसी भी लाज शर्म क्या? एक सहेली ने धीरे से कोचा। लीला ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप काम करती रही। अकेले अकेले बहुत प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि एक बड़े मालदार से ब्याही जाने वाली है। सहेली के मन में उठा और उसने बारीकी के साथ लीला के भाव को भांपने की चेष्टा की। उसने वहाँ कोई उतार चढ़ाव ना पाया। कभी अकेले में इसके उस भाव को पकड़ पाऊँ तब कहूँगी, सहेली ने संकल्प लिया। उस दिन बारात आई। सब कार्य शोधे हुए मुहूर्त के अनुसार किए जाने लगे। बारात छोटी सी थी, परंतु ठाट बड़ा था। दूल्हा का यह दूसरा ब्याह था, परंतु था तो बड़े आदमी का। रामधन ने भी अपने वित्त के अनुकूल घर की सजावट की। घर के सामने सुंदर शामियाना ताना गया। न जाने कितने पेड़ों की पत्तियों के तोरण और बंधनवार बनाए गए। भीतर विवाह मंडप और यज्ञ वेदी भी ऐसी रंग बिरंगी बनाई गई कि देखते ही बनती थी। आंगन में जहाँ विवाह मंडप रचा गया था, एक और खपरेल का छायाबान था। उसे पत्तों से ऐसा ढका संवारा गया था कि कुंज सी जान पड़ती थी। विवाह के समय इसी छप्पर के नीचे से लीला को अपनी सहेलियों के साथ यज्ञ वेदी के पास आना था। पाणी ग्रहण का मुहूर्त सूर्यास्त के पहले का था। दूल्हा विवाह मंडप के नीचे आ गया। बढ़िया रेशमी पोशाक पहने था, नाक नक्शा सब ठीक था, लेकिन दूल्हे की तोंद निकल पड़ रही थी। बेचारा कंठकूप से गर्दन चिपका कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जिससे तोंद पीछे की तरफ कुछ सरक जाए, परंतु वह निकल पड़ रही थी। मूछ दाढ़ी क्लीन शेव थी, परंतु सिर के अधभूरे बाल अलबेली टोपी के नीचे से झांक पड़ते थे। विवाह मंडप के किसी छेद में होकर ही अथवा खपरेल वाले छायाबान की पत्तियों के किसी झरोके में होकर ही सूर्य की किरणें उन अधभूरे बालों को जगमगा देती थी, और तोंद तो किसी तरह भी छुपाए नहीं छिपती थी। लीला को चढ़ावे में बहुत गहने दूल्हे ने भेजे थे। उनसे वह खूब श्रृंगार करके सुंदर दिख रही थी। गहनों ने उसे दमका दिया। उसके पीले चेहरे पर एक आभा सी बिखर गई। एक रीत के अनुसार दूल्हे ने विवाह मंडप के नीचे से रंग बिरंगे फूलों की बहुत बढ़िया माला लीला के लिए भेजी। उसकी एक सहेली ने नतमस्तक लीला के गले में वह माला डाल दी। मकान के बाहर शामियाने के एक तरफ
कन फोड़े लाउडस्पीकर पर फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के शोरगुल का ठिकाना न था और बूढ़े तथा जवान भी चीख चीख कर बात करने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। वातावरण विविध प्रकार की उमंगों से उमड़ रहा था। लीला का साज श्रृंगार हो चुका था। वह पत्तियों से ढकी छपरी के नीचे आ गई। यकायक उसने सिर ऊंचा करके सांस भरी और छोड़ी, जैसे फुंकार छूटी हो। सबसे निकट वाली सहेली ने कहा, चलो। उस शोरगुल को चीरकर वह शब्द लीला के कान में भीतर जाकर कहीं रुक गया। चलो ना, मुहूर्त चूक रहा है, सहेली ने दोहराया। ना, धीरे से लीला के भिजे दांतों के नीचे से निकला। सहेली ने सुन लिया। लीला ने नहीं का सिर भी हिलाया था। अरे यह क्या, सब तैयारी हो चुकी है, मंडप के नीचे से पंडित बुला रहे हैं। लीला वहीं खड़ी रही। सहेली कुछ समझ नहीं पा रही थी। बोली, ऐसा भरा घर कहीं नहीं मिलेगा। दूल्हे के लड़के की बहू तुम्हारी उम्र की है, खूब निभेगी। नहीं, अब की बार लीला कड़की, इतनी जोर के साथ कि फिल्मी गीत की आवाज़ के ऊपर भीड़ के शोरगुल की पीठ पर उसका स्वर चढ़ गया। नहीं, वह और भी जोर के साथ चिल्लाई। विवाह मंडप के नीचे से भी आगे वह शब्द चला गया। शोरगुल बंद हो गया, केवल फिल्मी गीत चलता रहा। लीला ने फूलमाला झटका देकर तोड़ दी और अपने पैरों तले रौंद डाली। गहने उतारकर तोड़कर आंगन में फेंक दिए। मैं विवाह नहीं करूँगी, भले ही जन्म भर कुंवारी बनी रहूं। लीला चीखी। फिल्मी गीत बंद हो गया। तोन संभालकर सिर से खिसकती टोपी को एक हाथ से साधकर दूल्हा हाँफता हुआ उठा। उसे शायद ब्याह से ज़्यादा अपने गहने प्यारे थे जो उसके पास आ गिरे थे। उन्हें उठा लिया। बाकी उसके लड़के और बारातियों ने बीन बांधकर इकट्ठे कर लिए। बहुत जल्दी सब के सब बाहर आ गए। रामधन सिर पकड़े बैठा था। उसकी पत्नी कूलती कांपती द्वार के कोने के पास आ चिपकी। बोली, चिंता मत करो, इनका सब गहना पत्ता लौटा दो। लड़की ने ठीक किया, उसके भाग में इससे अच्छा वर लिखा होगा तो अवश्य मिल जाएगा। बारात जिस धूमधाम से आई थी उससे तो ना लौटी, पर रातों रात अपना गहना इत्यादि वापस लेकर खिसक गई। कुछ महीने बाद ही एक दिन आया जब एक उपयुक्त आयु के शिक्षित लड़के के साथ लीला का ब्याह हो गया। रामधन का ना तो मकान गया और ना नाम। निस्संदेह लीला को गहने थोड़े ही मिले, परंतु विवाह के समय फूलों की जो माला उसके गले में डाली गई उसे पाकर वह मुस्कुराई थी। चेहरे का रंग भी पीला न था, माला के फूलों से होठ सी लगा रहा था।